नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्त शुभेच्छा। धन्यवाद सर। सर, इस सप्ताह का सवाल साउंड और म्यूज़िक से संबंधित है। अच्छा। जब भी हम लोग कोई भी फिल्म मेकर जब कोई फिल्म बनाता है तो साउंड वाली चीज़ों में हम देखते हैं कि एक साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। जी सर। जी जी। तो साउंड इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग अलग डायरेक्टर्स ने पूरे सिनेमा के इतिहास में हाँ। जिनको जो महत्वपूर्ण लगा है उसका उस तरीके से ज़्यादा यूज़ किया। करिश्मा जी ने और लोगों ने साउंड इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया है, स्कोर को कम दिया है, कुछ लोगों ने स्कोर को बहुत दिया है। तो आपके दृष्टि से किसका ज़्यादा महत्व है, क्या किसी का ज़्यादा महत्व होता भी है, या दोनों के अपने अलग महत्व हैं, या सवाल सर आप समझ गए हैं? साउंड इफ़ेक्ट मैंने आदमी जब कमरे में एंटर किया तो उसके जूते की आवाज़, यस। और साथ साथ अगर आप हल्की सी कोई पियानो की धुन बजा रहे हैं तो बैकग्राउंड हाँ, स्कोर। जब वो एंटर किया तो उदास है, गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है, तो वो ये क्लियर कर दिया। हाँ। जो इसको सुन रहे हैं और जिनके लिए अगर ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये दो चीज़ अलग अलग हो गई जी। कि अगर कोई समुद्र के किनारे टहल रहा है तो समुद्र में जो जहाज खड़ी हैं उनके सायरन की आवाज़, हाँ, तो ये साउंड इफेक्ट है। और अगर कोई पिता अपनी छोटी सी बच्ची को लेके वहीं से घूम रहा है, टहल रहा है और उदास है, तो उसके साथ एक म्यूज़िक, जी वो बैकग्राउंड स्कोर, जी। ठीक है। तो आप देखिएगा कि बर्गमैन की फिल्म है, इंगमर बर्गमैन की, थ्रू ए ग्लास डार्कली। जी वो पूरी फिल्म समुद्र के किनारे, रात में जब खामोशी में लोग अपने अपने कमरों में सोए हैं, तो वो जो समुद्र में जो जहाज है उसकी आवाज़ आता है, मतलब आवाज़ आती है, ठीक है। रोमन पोलेंस्की की एक फिल्म है ए डे एट द बीच, उसमें बहुत बड़ा अंश सिनेमा का, एक पिता अपनी बेटी के साथ, पुत्री के साथ समुद्र के किनारे चल रहा है, बारिश और इसकी आवाज़ है। जब वो समुद्र के किनारे काफ़ी देर तक है तो बारिश की आवाज़ के साथ साथ समुद्री जहाज़ की वही आवाज़ आ रही जो बर्गमैन की फिल्म में थी, ठीक है। और अचानक वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ माँ बेटी रहती है, वहाँ पर जो भी अनुभव उसको मिलता है जो प्रिय नहीं होता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। अब जब वो बेटी के साथ फिर उसी जगह से लौट रहा है, एक बार भी वो समुद्री जहाज़ की आवाज़ नहीं। और अब यहाँ पर एक ख़ास म्यूज़िक दिया गया जिसको आमतौर पर हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक बोलते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट दिया गया है जो कि आप बैकग्राउंड स्कोर कह रहे हैं। जी जी। तो इसका मतलब जो डायरेक्टर है एली पोलेंस्की, अब उस समय मुझे ये भी याद आ गया कि पोलेंस्की जब इस फिल्म की शूट में थे उसी समय उनको खबर मिली कि उनकी वाइफ शैरोन का मर्डर हो गया और तुरंत फिल्म छोड़ के चले गए थे। मर्डर हुआ ये 79 या ऐसा कुछ 70 के आसपास की बात, 70 की फिल्म। तो अब जब वो पहले छोटी सी बच्ची को लेकर चल रहे हैं समुद्र किनारे, तो समुद्र का प्रभाव बताना था, किसी समुद्र से संबंधित आवाज़ आ रही थी। लौटते समय किसी ऑडियंस का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि अब भी समुद्र किनारे से वो लौट रहा है, अब नहीं आ रही है। समुद्र के प्रभाव को बताना नहीं है, जो उसके भीतर घटा है उसके प्रभाव को बताना है। तो वहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ हुआ। सर, इस हिसाब से आपने बहुत ही परफेक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिया कि जो मेरा प्रश्न था उसका मैक्सिमम हिस्सा ये एक ही एग्जांपल में कवर हो गया कि कोई एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फिल्म मेकर। एक ही समय में, एक ही दृश्य में, एक जगह पर साउंड इफेक्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं जो सचमुच में वहाँ घट रही है, और उसी समय में बैकग्राउंड स्कोर को साउंड इफेक्ट के तौर पे कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। थोड़ा तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा। अब इसकी गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। किस्लॉस्की ग्रेट मैन्स की बात
ग्रेट मास्टर्स की वजह से करते हैं कि सीखने को मिलता है। किस्लोवस्की प्राय कोशिश करते थे कि थीम को वो म्यूज़िक से इस्टेब्लिश करें, इन्हांस करें और फाइनल कल्मिनेशन तक पहुंचाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि थीम में म्यूज़िक होता है, थीम में ही, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखता है। इंग्रिड बर्गमैन एक स्वीडिश एक्टर थी और इंटरनेशनली वो बहुत जानी गई हॉलीवुड से, हिचकॉक की फिल्मों से। उन्होंने एक फिल्म की थी इंटरमेत्सो। इंटरमेत्सो आप जानते होंगे कि इंटरल्यूड को कहते हैं। किसी भी म्यूज़िक में छोटा सा पीस ऐसा होता है जो कहीं और ले जाता है, उस लय से अलग। लय तो वही रहता है, जो म्यूज़िक चल रहा है, गाना चल रहा है, उससे अलग लगता है कहीं और चले गए, बस उतना पीस होता है, फिर से गाने में आ जाते हैं। साधारण से एक उदाहरण है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले गाना है, उसमें अचानक से वो माझी लेकर के आता है ना, लगता ही नहीं इस गाने से जुड़ा हुआ, और फिर से हम उस गाने में लौट आते हैं अंतरिम, है ना। वो उस ऐसी इंटरल्यूड को जो उससे असंबंधित लगे, छोटा सा पीस हो, उसको संगीत में इंटरमेत्सो बोलते हैं, जबकि त की है नहीं स्पेलिंग में, MEZZO, इंटरमेत्सो। तो एक इन्होंने 1936 में एक फिल्म की थी इंग्रिड बर्गमैन ने। 1936 से भी हम याद कर सकते हैं मैक्सिम गोर्की और प्रेमचंद का डेथ हुआ था। तो वो फिल्म 36 में उनको जाना गया था, वो स्वीडन में बनी थी। फिर वो अमेरिका में जब बनी 1939 में, सेम फिल्म ये रिपीट हुई और लोगों ने फिल्म के शुरू में दिया कि हम लोग एक स्टार को आपके सामने पेश कर रहे हैं, इंग्रिड बर्गमैन। वहीं से देर तक 1978 तक वो लगातार फिल्में करती रही, ठीक है। अब इंटरमेत्सो जो फिल्म बनी थी इस नाम से, उसकी थीम सिर्फ यही है कि एक पियानो का बहुत अच्छा शिक्षक, पियानिस्ट, वो एक बच्चे को, वायलिनिस्ट है, बहुत बड़ा टीचर, वो एक घर में एक बच्ची को पियानो सिखाने आता है, और उसकी माँ जो इंग्रिड बर्गमैन है, इंग्रिड बर्गमैन उस टीचर के प्रेम में पड़ जाती है, ठीक। फिर वो उसको एक्कम्पनी भी करती है पियानो में और वायलिन में। अब थीम में ही वायलिन और पियानो है, लेकिन ये कहीं भी ना इफेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है ना बैकग्राउंड स्कोर के रूप में, है ना। तो ये हम लोग ठीक बराबर में उल्टा एग्जाम्पल लेके आते हैं, बिल्कुल, कि थीम में है लेकिन नहीं हो पा रहा है। जबकि वही पियानोइस्ट हुई थी इंग्रिड बर्गमैन, इंगमर बर्गमैन की फिल्म ऑटम सोनाटा में। वहाँ पर वो सीन कोई भूल ही नहीं सकता जब वो अपनी बेटी को पियानो बजा के दिखाती है, जो कि एक सामान्य सा सीन हो सकता था, लेकिन सिर्फ वो सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। जब लिव वुलमैन बजाने जाती है तो उसकी माँ को लग जाता है कि ये बजा नहीं पा रही है, तब उसको दिखाती है। तो वो अपनी बेटी को देखती है, जब बेटी बजाती है, लिव वुलमैन बेटी है, माँ है इंग्रिड बर्गमैन, तो उससे कई गलतियाँ होती हैं। इंग्रिड बर्गमैन को बजाती है, तब लिव वुलमैन का चेहरा उसके चेहरे की ओर एक्सट्रीम क्लोजअप में आपको यदि याद हो फिल्म में, और वो उसके बारे में सिर्फ सोचती है कि अपनी दुनिया में ही मशगूल है, ठीक है। वो जो अपनी दुनिया में मशगूल है, उसमें बाकायदे पियानो के वो सब स्कोर चलते हैं जो बीथोवन ने सोचे। तो अब यहाँ पर इफेक्ट स्कोर एक हो गया, हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप फर्दर आ गए। और यहाँ पर फिर एक जानकारी दे दें, जो बीच चीज़ें संबंधित चीज़ें याद आ जाती है जो आपके विषय से नहीं भी जुड़ा होता है। इंग्रिड बर्गमैन का जब डेथ हुआ था 82 में, तो उनके क्रीमेशन के समय में शेक्सपियर के 2 कोटेशंस पढ़े गए थे, बीथोवन का म्यूज़िक आया था, और एक छोटे बच्चे की कविता कहानी उसको पढ़ी गई थी। ये सब हुआ था, वहाँ भी म्यूज़िक आया था और वो बीथोवन का आया था। और जब वो पियानो वो बजा रही हैं और वो सोच रही हैं, उनके पूरे मनोदशा को, लिव वुलमैन की मनोदशा को उस पियानो के उस स्कोर से, सी मेजर 37 था, वो साफ साफ उसको बता रहा है। तो इफ़ेक्ट भी है और बैकग्राउंड स्कोर भी। अब उससे और आगे चलते हैं, गहरे में तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हम अपना एग्जाम्पल दें। आपने मुझसे पूछा कि मैं किसे ज़्यादा प्रभावशाली मानता हूँ। बिल्कुल, मैं जो शब्द होता है, शब्द को भी मैं बैकग्राउंड स्कोर के रूप लेता हूँ।
डायलॉग को, क्योंकि जब आप जूते की आवाज़, पानी गिरने की आवाज़, कोई नल खुला रहेगा उसकी आवाज़, ये तो आपका साउंड इफ़ेक्ट हो गया। और जब आप म्यूज़िक दे रहे हैं फिल्म को एनहांस करने के लिए, बैकग्राउंड स्कोर है, तो उसमें मैं शब्द को भी लाता हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में शब्द का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि के 10 पर्यायवाची शब्द हैं। हम लोग शब्द समझते हैं कौवा, कमल आदि आदि। बंगाली लोग जो होते हैं वो कोई आवाज़ होती है तो उसको शब्द बोलते हैं। देखो कोई आवाज़ हुई, हम लोग बोलेंगे ना, तो कोई बंगाली बोलेगा देखो एक शब्द हो, मतलब कोई आवाज़, कुछ गिरा क्या। तो शब्द हमारे यहाँ ध्वनि भी है और वर्णों का समुच्चय भी है। तो जब ध्वनि भी है तो हम उसको क्यों न लाएं फिल्म में। जैसे मैं संध्या भाषा लाया हूँ, ये भारतीय भाषा है और कहीं नहीं है, वैसे हमारे यहाँ शब्द भी साउंड है, उसका फोनेटिक्स है अपना, है ना, उसकी फिलोलॉजी से अलग फोनेटिक्स है, हम क्यों ना उसका यूज़ करें। और वो मैं फिल्मों में खूब यूज़ करता आया हूँ, जो आप हमारे साथ जुड़े रहे जानते होंगे। अब इस दृष्टि से अगर आप हमारी फिल्मों को देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो शब्द का उच्चार है और फिल्म स्क्रीन पर कोई एक्टर नहीं है, वो शब्द भी क्यों आ रहा है। और उसको मैंने रंगमंच से पहले शुरू किया था। मेरा जो पहला प्ले था अपने अपने नेपथ्य, उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति होता था, तो वो रिएक्ट किसे करेगा, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ड्रामा का एक नियम है, रूल है। तो मैं आवाज़ था, उसकी आत्मा की आवाज़। बाद में लोगों ने पूछा भी था कि आत्मा तो स्त्रीलिंग होती है, तो पुरुष की आवाज़ थी। मैंने कहा कि संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो मैं वो आवाज़ था और वो कैरेक्टर जो पहले नायिका है वो रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है, और फिर वो जो नायक है वो भी उस आवाज़ को रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। फिल्म का मैसेज ये था कि आप एक्ट करिए, रिएक्ट कभी मत करिए। जब आप रिएक्ट करते हैं तो माइंड से करते हैं, और जब एक्ट करते हैं तो वो ईश्वरीय होता है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपका कर्म बनता है, जब आप एक्ट करते हैं तो कर्म नहीं बनता। इंडियन फिलोसॉफी, ये फिल्म का मैसेज था मेरा पहला। वहाँ से लेकर अगर और बहुत आगे तक चले तो हमने एक अंतरा नाटक किया था, उसमें भी सेम था। वहाँ भी मृत्यु थी, वहाँ पर आत्मा की आवाज़, यहाँ पर मृत्यु से बातचीत। 45 मिनट एक ही नायक मृत्यु से बात करता है पूरी फिल्म में। अंतरा फिल्म का नाम है। पहला जो मैंने किया था अपने अपने नेपथ्य, और ये अंतरा बहुत सालों बाद किया था। और उसमें फिर जो नायिका आती है वो 45 मिनट मृत्यु से संघर्ष चलता है, सिर्फ आवाज़। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आवाज़ भी एक इफेक्ट है, साउंड। तो उसको फिर मैं फिल्म में भी लाया। तो वहाँ पर ड्रामेटिकली ऐसे नहीं किया, लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा कई बार आप क्या करता हूँ मैं कि दो लोग बात करते कॉन्वर्सेशन, उससे नरेट करते स्टोरी। ये हमारी पूरी सीरीज़ है यहाँ पर। उसी तरह से हमारी फिल्मों में जो इफ़ेक्ट है और बैकग्राउंड स्कोर है और जो शब्द हैं, इन तीनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। भले ही वो डिस्टिंक्टली दिखेगा, लेकिन वो प्रभाव के रूप में आएगा। अब उसको आप इफ़ेक्ट कहिए या बैकग्राउंड स्कोर, ये आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छी दृष्टि दी कि जो डायलॉग की जो ध्वनि है, शब्दों की ध्वनि है, उसको भी साउंड डिज़ाइन में ही काउंट करें, उसको डायलॉग करके अलग ना करें, और उसको भी साउंड डिज़ाइन का ही पार्ट बनाएं। छोटा सा एक चीज़, छोटी सी एक बात और जोड़नी चाहेंगे। हम थिएटर में जब वर्कशॉप करते हैं तो बच्चों को बताते हैं, छोटा बच्चे का जब जन्म होता है वो साउंड लैंग्वेज में बात करता है, फिर साइन लैंग्वेज में आता है। उसकी माँ साइन समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए, फिर वो वर्ड में आता है। अब तक तुम लोग वर्ड तक अभी आए, अब और थोड़ा गहराई में चल देते हैं लास्टली, अब आगे नहीं बढ़ जाएंगे। शब्द से पहले साइन है, साइन से पहले साउंड है, साउंड लैंग्वेज। इसलिए आप साउंड को इस तरह से भी ला सकते हैं कि वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज बाद में आए, जो फिल्म लैंग्वेज का हिस्सा बन सके, और हम लोग साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर की बात पीछे छूट जाए, है ना। जैसे कि हम अगर ड्रामेटिक ढंग से हम बताते हैं कि अगर कोई दर्जी है मंच पर, उसे दो लोग मिलने आए हैं, तो वो अपना काम कर रहा है, चश्मा ऐसे किया हुआ है और वो हाथ में आता है, वो सलाम वालेकुम, अरे आइए आइए बैठिए बैठिए। तो दूसरा भी उसके साथ आता है, वो भी बोलता है सलाम वालेकुम, तो उसको ऐसे देखता है, हाँ तो आप भी हैं, आइए आइए आइए, है ना। तो ये जो हाँ किया, ये इसमें कोई शब्द ही नहीं है, ये दुष्पृष्ट वर्ण इसको कहा गया है, जो ये समझ में ना आए। हम लोग, आप जैसे बॉम्बे में जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में वर्ली,
लेकिन वहाँ पर उच्चारण है कि बरडी, तो आपको अजीब लगता है कि क्यों ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली ये वहाँ से नहीं है, अभी का नहीं, ये वेद से है। वेद का जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का, वो है अग्नि मीले पुरोहितम। आप उज मीले है, ज़्यादातर विद्वान मीले बोलते हैं, ले नहीं है, वो उसकी बनावट वो रव जैसा ही है, अग्नि मीले। यानी वेद मराठी में लिखा गया था। तो आप सोचिए संस्कृत में वो उच्चार है, तब तक मराठी देवनागरी से बनी ही नहीं थी। या संस्कृत में जो उच्चार है, हम साउंड का एक हिस्सा बना सकते हैं, बन भी गया है अग्नि मीडे। ठीक, एक अंतिम चीज़ ये है, एक तो हमने हाँ करके बताया कि वो आवाज़ में कैसे इफेक्ट पैदा कर रहा है जबकि आदमी बोल रहा है। एक और चीज़ काकू होता है हमारे यहाँ, काकू एक ऐसी चीज़ होता है कि वो टंग ट्विस्टिंग होता है, आप उससे बहुत सारे प्रभाव ला सकते हैं बिना शब्द भी बोले। यहाँ पर मेरी बात हो रही है। ठीक है सर, बहुत ही एनरिचिंग एपिसोड रहा साउंड को लेकर। हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे और किसी और अच्छे विषय पर। और हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि हम लोग जितनी बातें सिखाई गई हैं फिल्म स्कूल्स में, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर, उसके अलावा अपनी भारतीय परंपरा से कितनी नई चीज़ें जोड़ के विश्व के सिनेमा थ्योरीज में अपना अवदान कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो अगले एपिसोड से हम लोग ऐसा ही करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंद।